तुम क्यों साई की तरह मेरे पीछे पड़े हो? चाहते क्या हो? सामने क्यों नहीं आते? पिछले 15 दिनों से तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। जीना तो कब का भूल चुकी हो तुम परिधि, वही तो सिखाने आया हूँ। डरो नहीं और मेरे पास आओ। ये कहते हुए वो परछाई परिधि की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक फोन कॉल से परिधि चौंक कर बैठ गई। उसकी सांस फूल रही थी और वो पसीने से भीगी हुई थी। उसने हड़बड़ाहट में पास में रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पानी पी गई। ओह गॉड, ये सपना था। शायद पिछले 15 दिनों से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये उसी का असर है। अगर वो लेटर्स और कॉल्स मेरे पास आना बंद नहीं हुए तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो ये बोल ही रही थी कि तभी दोबारा से फोन बजा। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, पर तुम हो कि फोन ही नहीं उठा रही हो। अच्छा ये छोड़ो, 2 घंटे बाद मेरे होटल पहुँच जाना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। परिधि कुछ पलट कर कह पाती उससे पहले ही उस लड़के ने फोन काट दिया। थोड़ी देर में परिधि तैयार होकर होटल के लिए निकल गई। परिधि होटल की खिड़की के पास खड़ी थी। तभी एक मजबूत हाथ उसकी कमसिन कमर पे पड़ा और उसे कस के अपनी तरफ खींचते हुए किसी ने उसके गाल पे किस कर लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। सांसें सांसों से उलझ रही थी, बदन कांप उठे थे। उस लड़के ने अपनी उंगलियां परिधि के सीने की तरफ बढ़ाई और गले पे बड़ा स्कार्फ हटाने लगा। तभी अचानक परिधि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए उसे घूरा। लड़के ने सकपकाते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की तभी परिधि उसे पीछे पुश करते हुए चिल्लाई, हाउ डेयर यू टच मी राहुल। ये कहते हुए परिधि गुस्से में स्विच बोर्ड के पास गई और उसने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी। परिधि जैसे ही राहुल से कुछ कहने को हुई कि तभी राहुल जोर से हंस पड़ा और बोला, जस्ट किडिंग। एक्सक्यूज मी, परिधि ने कंफ्यूजिंग लुक देते हुए कहा। तभी राहुल ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए अपनी हरकत के लिए सॉरी कहा और फिर बोला, सॉरी, एज एक्सपेक्टेड। तुमने वही किया जो मैंने सोचा था। पिछले 4 साल से हम साथ हैं और अब तो पिछले महीने हम ऑफिशियली एंगेज भी हो गए हैं, फिर तुम आज भी नहीं बदली। यही तो खासियत है तुम्हारी, और तुम्हारी यही पर्सनैलिटी और एटीट्यूड मुझे तुम्हारे और करीब ले आता है परिधि। पर तुम्हारी ये हरकतें एक दिन मुझे तुमसे जरूर दूर कर देंगी। यू नो ना, मुझे इस तरह की बेहूदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम अपने इस 5 स्टार होटल में मुझे बुलाकर ऐसी घटिया मजाक करने वाले हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। डिस्गस्टिंग, परिधि ने गुस्से से कहा और जाने लगी। परिधि को जाता हुआ देखकर राहुल फौरन उसका रास्ता रोककर जैसे ही कुछ कहने को हुआ तभी परिधि बोल पड़ी, हटो मेरे रास्ते से। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम खुद एक मेडिकल स्टूडेंट होकर ऐसी हरकत करोगे। थोड़ा तो लाइफ में सीरियस हो जाओ यार। माना कि तुम मुंबई के मशहूर बिजनेस टाइकून विनय रायचंद के बेटे हो, अरबों की संपत्ति के मालिक हो, पर जो प्रोफेशन हमने चूज किया है उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है। तुम जानते हो ना मैं इस वक्त कितनी परेशान हूँ। अपोलो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मेरा सपना है। इसी वजह से मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी किया है, पर अभी तक उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं निकाली है। परिधि परेशान होते हुए बोली। परिधि की बात सुनकर राहुल मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर परिधि और चिढ़ गई और जाने लगी। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। परिधि गुस्से में कुछ बोलने को हुई तभी राहुल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे तो तुम मेरी बात सुनने से रही, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अब सुनो। राहुल इतना बोल ही पाया था कि तभी परिधि का फोन बजा। परिधि ने राहुल का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बिना फोन देखे फोन रिसीव कर लिया। हेलो, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हारा सिलेक्शन अपोलो हॉस्पिटल में हो गया है। सोचा बधाई दे दूं, रखता हूँ। और फोन कट गया। परिधि थर थर कांपने लगी, जिसे देखकर राहुल समझ गया कि ये वही आदमी है जो परिधि को 15 दिन से परेशान कर रहा है। क्या हुआ? वो कह रहा था कि मेरा अपोलो हॉस्पिटल में सिलेक्शन हो गया है। शिट, उस साले को ये बात भी पता चल गई। यही सरप्राइज देने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया था। राहुल ने चिढ़ते हुए फ्रिज से एक केक निकाला और परिधि के सामने लाकर रख दिया, जिस पर डॉक्टर परिधि लिखा हुआ था। परिधि ये देखकर शॉक हो गई। परिधि उस फोन कॉल के बारे में सोचकर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर राहुल उसे संभालते हुए बोला, खुद को संभालो परिधि, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये मैं पिछले 15 दिनों से देख रहा हूँ। आखिर ये है कौन जो तुम्हें परेशान कर रहा है? बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। हम कल ही पुलिस स्टेशन चलकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। मुझे मॉम के पास जाना है। हाँ, मॉम के पास जाएंगे, पर तुम अपना मूड तो ठीक कर लो। वो तो वहाँ सेलिब्रेशन की तैयारी में बैठी होंगी। तुम्हें ऐसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाएंगी। तो क्या मॉम को मेरी इंटर्नशिप के बारे में पता है? ऑफ कोर्स,
मैंने उन्हें फोन करके तुम्हारे इंटर्नशिप और अपने सरप्राइज दोनों के बारे में बता दिया था। राहुल ने परिधि को संभाला और दोनों होटल से बाहर निकलकर कार में बैठकर परिधि के घर के लिए निकल गए। इन सब बातों में मैं ये पूछना ही भूल गई, तुम्हारे सिलेक्शन का क्या हुआ राहुल? तुम जहाँ मैं वहाँ आऊँगा तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, पिक करने के लिए। Congratulations and sorry, मेरी वजह से इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारा मूड भी ऑफ हो गया। ये कहते हुए परिधि उदास हो गई। कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है क्या? आइंदा ऐसी बात मत कहना, ओके? परिधि हल्का सा मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ हमारी नजर एक बहुत खूबसूरत सी कमरे पर पड़ी, जहाँ की दीवारों पर बहुत सी नायाब पुरानी हीरोइनों की तस्वीर लगी हुई थी और म्यूजिक सिस्टम पर 80s के दशक के गाने बज रहे थे और ड्रेसिंग के सामने एक औरत जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल होगी, वो एक खूबसूरत सा गाउन पहनकर मेकअप कर रही थी। साथ ही उनके पैर म्यूजिक पर थिरक रहे थे। तभी वहाँ एक 20 साल का हैंडसम सा लड़का आया और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? बिल्कुल। उस लेडी ने लड़के के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। और दोनों डांस करने लगे। आज भी आप कितना अच्छा डांस करती हैं। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे डांस करना कितना पसंद है और आज तो वैसे भी इतना खास दिन है। फाइनली मेरी बेटी को जो चाहिए था वो उसने हासिल कर लिया और इसलिए मैंने उसका फेवरेट डिनर आज अपने हाथों से बनाया है। पर ये कहते हुए वो चुप हो गई और उनके चेहरे पर एक शिकन आ गई, जिसे देखकर वो लड़का बोला, क्या बात है, सब ठीक तो है ना मॉम? अपने बेटे अक्षत की बात सुनकर सुषमा मुस्कुराते हुए बोली, बाकी सब ठीक है बेटा, बस टेंशन की बात ये है कि आज भी जब औरत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो अक्सर कुछ भेड़िए झूठे नकाब पहनकर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। जो उनसे बच निकलती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और जो उनके जाल में फंस जाती हैं वो तबाह हो जाती हैं। भगवान करे मेरी परिधि का सामना कभी ऐसे भेड़ियों से ना हो। डोंट वरी मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी के साथ। और फिर हम सब भी तो हैं और राहुल जीजू भी तो है। जैसे डैड ने आपका साथ दिया था वो भी दीदी के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। सही कह रहे हो, राहुल बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा है। ये कहते हुए उनकी नजर दीवार पर लगी एक आदमी की तस्वीर पर गई, जिनकी उम्र लगभग 40 साल की होगी। उस आदमी की तस्वीर देखकर सुषमा की आंखों में आंसू आ गए और वो तस्वीर देखते हुए बोली, कैसे भूल सकती हूँ मैं तुम्हारे डैड का दिया हुआ प्यार और सम्मान। उन्होंने मेरा साथ तब दिया जब सबने मुझे त्याग दिया। उन्हीं के भरोसे मैं दुनिया से निकल पाई। सीरियसली, ही वाज सच अ जेंटलमैन। कभी नहीं भूल सकती मैं उन्हें और न उसे। ये कहते कहते उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। सुषमा के चेहरे पर गुस्सा देखकर अक्षत समझ गया कि वो किसकी बात कर रही है, पर वो नहीं चाहता था कि खुशी के मौके पर किसी का भी मूड खराब हो, इसलिए वो उन्हें समझाने के लिए बढ़ा। पर तभी डोरबेल बजी और सुषमा एक्साइटेड होकर बोली, लगता है आ गई। ये कहते हुए सुषमा तेज कदमों से रूम से हॉल में आ गई। अक्षत भी उनके पीछे पीछे आ गया। सुषमा ने फौरन घर का दरवाजा खोला जहाँ परिधि राहुल के साथ खड़ी थी। उन्होंने तुरंत परिधि को गले लगा लिया। कांग्रेचुलेशंस माय गर्ल, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। परिधि ने सुषमा को एक फीकी सी मुस्कान दी और बिना कुछ बोले सीधे अंदर आ गई। राहुल भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। दोनों के चेहरे पर टेंशन थी, जिसे देखकर सुषमा बोली,
क्या हुआ बेटा? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कितनी बार समझाया है कि अच्छे से तैयार होकर रहा करो, सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई भी तुमसे कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचे, जैसे कि मुझसे बात करने से पहले सोचते हैं। चलो चलकर पहले अपना हुलिया सुधारो। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाने लगी, पर तभी परिधि अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मॉम प्लीज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। ये कहकर परिधि अपने रूम में चली गई। सुषमा और अक्षत परिधि का ऐसा बिहेवियर देखकर शॉक्ड रह गए। इसे क्या हुआ? राहुल सुषमा और अक्षत को एक लुक देते हुए होटल में घटी सारी घटना बताई, जिसे सुन के अक्षत और सुषमा हैरान रह गए। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए। हमें कल ही चल के अब पुलिस स्टेशन में वो आदमी जो कोई भी है उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। इधर परिधि अपसेट सी अपने रूम में पहुंची और परेशान सी बेड पर बैठ गई। तभी उसकी नजर बेड की दूसरे साइड रखे एक गिफ्ट हैम्पर पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान हुई। फिर उठ के उसके पास गई और उसे देखकर मन में बोली, अरे ये गिफ्ट कैसा? शायद राहुल ने रखा होगा मुझे सरप्राइज देने के लिए। ये लड़का भी ना। इतना कहते हुए परिधि वो गिफ्ट हैम्पर खोलने लगी। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट बैग थे। उसने पहला गिफ्ट खोला तो उसमें स्टेथोस्कोप निकला, जिसे देखकर परिधि शॉक्ड हुई और बोली, स्टेथोस्कोप? वो भी इस गिफ्ट बैग में? ये कहते हुए परिधि ने हैरानी से स्टेथोस्कोप को बाहर निकाला और उसे देखने लगी। तभी उसकी नजर स्टेथोस्कोप पर चिपकी एक चिट पर गई, जिस पर लिखा था, इससे मरीजों की ही नहीं बल्कि मेरी दिल की धड़कन भी सुन सकती हो तुम, जो तुम्हें देखते ही बहुत तेज हो जाती है। पागल। फिर उसने दूसरा गिफ्ट खोला और फिर तीसरा बॉक्स खोलती है और सब में ऐसे ही कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। तभी उसकी नजर एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी और उसने गिफ्ट छोड़कर उस बॉक्स को उठाया और खोला। उसके अंदर एक लेटर था, जिसमें लिखा था, बस 2 दिन और तुम्हारा मैं। ये पढ़ते ही परिधि की चीख निकल गई, जिसे सुनकर राहुल, अक्षत और सुषमा तीनों उसके रूम की तरफ भागे। आखिर कौन है वो जो साई की तरह परिधि के पीछे लगा हुआ है? आखिर क्या रिश्ता है उसका परिधि से? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर परिधि की कहानी मेरे चैनल लाहौर स्टोरीज पर। दिल को